नंबर 18 निकालो। क्या कब है तुम्हारा एग्जाम? कंसंट्रेशन ही रहेगा मेजर पोर्शन में। थोड़ा सा बच रहा है, आएगा ना। अरे क्या है, नहीं आएगा भैया? हाँ, कहाँ तक आएगा? जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है ना, तो सारा कर लोगे। और नहीं समझ में आ रहा है तो कितना भी सिलेबस बता दो नहीं होगा, फर्क क्या पड़ता है उससे? तो 3-3 4-4 बार पढ़ोगे, सिलेबस बता दूंगा तो ऐसा होगा। लो बताओ, रेस नंबर 18, आंसर्स पता है उसके? बहुत बहुत बधाई। रेस नंबर 18, रेस नंबर 18 निकाल लिया? पहला, रेस नंबर 18 का फर्स्ट हो गया। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विद SO2? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो Cl2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या? किसमें? Cl प्लस में नहीं होगा। Cl को सेंट्रल एटम बनना पड़ेगा, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। Cl2 लिख लो, Cl2 Br2 I2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। Cl2 Br2 एंड I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना। Cl2 Br2 I2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी। अरे मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ ना। चंपक लाल। उसके बाद सब्जेक्टिव, तीसरा, तीसरे का पहला हो गया। तीसरे का पहला। अरे आज ये सब मैसेज क्यों नहीं आ रहे भाई? है? अरे तुम्हें दिखाई, अरे आ गया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, मुझे लगा तुम जिंदा नहीं हो। बस बस अब मत करो मैसेज यार, समझ में आ गया कि तुम जो हो यहाँ पे। तीसरे का पहला, what is the equivalent mass of H3PO4 when neutralized to HPO4 minus 2? H3PO4 से HPO4 minus 2 कितने H प्लस गए? तो n फैक्टर 2। तीसरे का दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट का एक ही मतलब होता है, इक्विवेलेंट निकालना है। 66 ग्राम NaIO3 when reduced to I minus हो गया। तीसरे का 2, तीसरे का 3, तीसरे का 4, तीसरे का 5, बहुत बहुत बधाई। चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, फोर्थ का 3। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3, determine the number of gram equivalent of solute in 250 ml 0.1 normal equivalent of solute। अगर हमें नॉर्मेलिटी दे रखा है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, बट वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? यहां किसमें दे रखा है? ये है फोर्थ का 3। तो 0.1 नॉर्मल, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। फोर्थ का 4, फोर्थ का 5, फिफ्थ का फर्स्ट, एसिड बेस रिएक्शन नॉन रिडॉक्स। इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं?
25 ml n/10 NaOH 25 ml 1/10 normal exactly neutralizes 20 ml of मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एच लिख ले। मोनोबेसिक मतलब जिसमें एक ही H+ होता है, एक ही H+ देने की औकात होती है। इसका नॉर्मेलिटी निकालना है। जब भी एसिड बेस रिएक्शन होता है हमें रिएक्शन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इनका एन फैक्टर निकालें? क्या जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? नॉर्मेलिटी दे रखा है। अगर मोलैरिटी दे रखा होता तो जरूरत पड़ती, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इसका बराबर होगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इसका। नॉर्मेलिटी है 1/10, वॉल्यूम है 25। नॉर्मेलिटी निकालना है, वॉल्यूम है 20, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। बहुत बहुत बधाई। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सही तो किया है। n/10 और 1/10 n में क्या फर्क होता है? ये किसने समझाया? मैंने नहीं समझाया। ये कह रहा जो उसकी एक्चुअल नॉर्मेलिटी है ना सर, उसका 1/10। नालायक। अरे 1/10 n, उसने n यहां चढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क पड़ा क्या? तो ऐसे तो यार कॉन्सेंट्रेशन में भी नहीं समझ में आएगा, वहां भी m/10 लिखा रहता है। तो वहां कैसे किया? जितना मोलरिटी उसका 1/10। अरे 1/10 मोलर और m/10 एक ही बात है, वो जुड़वा भी नहीं है, एक ही है। ये क्लियर है ना? m/6 और 1/6 मोलर एक ही होता है। पांचवे का सेकंड, पांचवे का थर्ड, पांचवे का 4, पांचवे का 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5। 45 ग्राम H2C2O4 was dissolved in water and made up to 500 ml। भैया 45 ग्राम H2C2O4 है और वॉल्यूम कर दिया 500 ml। How much volume of this solution required to neutralize 120 ml of n/6 NaOH solution? ये कह रहा है इसमें से कितना ml सॉल्यूशन निकालें is taken so that it can neutralize, यानी ये किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? NaOH को। NaOH कितना है? 120 ml 1/6। ओ भैया ये भी n/6 दिया है, तो जो नॉर्मेलिटी है उसका 1/6। तो नॉर्मेलिटी कितना है? अरे नॉर्मेलिटी का 1/6 तो एक्चुअल नॉर्मेलिटी कितना है? n है ना? नालायक। 1/6 नॉर्मल। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखने की कतई भी जरूरत नहीं है। ये नॉर्मेलिटी है तो इसका एन फैक्टर भी मत निकालो, यहां एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करो, 45 ग्राम है ना और इसका मोलर मास 90 है, तो ये हाफ मोल हो जाएगा क्या? हाफ मोल हो गया 500 ml में, तो H2C2O4 का मोलैरिटी निकाल सकते हैं क्या? कितना आएगा? हाफ बाय हाफ 1। मोलैरिटी निकाल सकते हैं क्या? अब इस पूरे सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन है। इसमें से VML निकाला अगर तो उसका मोलैरिटी कितना होगा? उतना ही रहेगा। तो यहां 1 मोलर है और इसका V निकालना है, वॉल्यूम। तो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट बराबर 1/6 इंटू 120 इसका मिली इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 10 ml। देखो आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6 का क्वेश्चन नंबर 5, in transforming 0.01 mole PBS to PbSO4, PBS to PbSO4, ये कितना है? 0.01 मोल H2O2 से रिएक्शन है, H2O2 से। अब यहां PbS, यहां Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां Pb, ये क्या है भाई? अरे यार तुम लोग मेरे से ज्यादा तेज हो चुके हो। -2 और ये कितना? +6। गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कोने में ले जाकर सैलरी सबके सामने थोड़ी देते पागल। सैलरी मांग रहा है, वो खोपचे में ले जाना पड़ेगा ना किसी। पैसे का मामला है, साइन वाइन कराने पड़ेंगे थोड़े 2-4। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो H2O में कन्वर्ट होगा। -2 से +6 कितना? n फैक्टर 8 और इसका n फैक्टर 2। 0.01 मोल PbS, द वॉल्यूम ऑफ 11.35 V, 11.35 V इसका वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ की थोड़ी जरूरत है, मोलैरिटी चाहिए मुझे। मोलैरिटी कितना? 1 मोलर। ये 1 मोलर हो गया। अब यहां मोल इंटू एन फैक्टर, तो इसके इक्विवेलेंट 0.01 इंटू 8 और इसका मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में आएगा, तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/100 लीटर, यानी 40 ही तो होगा गधेड़ा। हाँ, 3 का 4, 6 में बताओ पहले। 6 का 3rd, 1 मिनट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, I2 required to oxidize Na2S2O3 solution, Na2S2O3 solution, ये किसमें कन्वर्ट होता है भैया? Na2S4O6। और ये I2 I माइनस में, ये +2 +2.5, इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर। बहुत बढ़िया यार, तेज हो तुम लोग। इसके मोल्स A मान लो, और Na2S2O3 ये है 100 ml, 2 मोलर। अब हो जाएगा, A निकालना है। फिर से बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3, 3 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 5 equivalent of KMnO4 reduced in acidic medium to give Mn+2। KMnO4 है, ये किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 5 इक्विवेलेंट है। फाइंड अमाउंट ऑफ KMnO4 टेकन। दो रास्ते हैं, या तो मैं बोल लूं या मैं तेरे को सैलरी दे दूं। क्या सैलरी चाहिए उसे ना? मुझे भी ऐसा लग रहा है। और मेरा मित्र माय फ्रेंड चला गया, नहीं तो रास्ता बता गया था मुझे। इसका एन फैक्टर बताओ, +7 से +2, 5। अब इक्विवेलेंट को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब बोलना क्या दिक्कत है? इक्विवेलेंट को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
1 मोल इसका मास निकाल लो, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 158, तो 158 ग्राम। फोर्थ, इधर भी देख ले भैया, 5 का 4, एक मिनट, 5 का 4 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 का 4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 3 मोल KHC2O4? ये है 3 मोल। पहले बताओ रिडॉक्स या नॉन रिडॉक्स? नॉन रिडॉक्स, बहुत बढ़िया, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसके ए मोल मान लो, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। उसके बाद थर्ड का कौन सा? थर्ड का थर्ड, फाइंड रेशियो ऑफ molecular mass to equivalent mass of H2CO3 in following neutralization: H2CO3 plus NaOH, NaHCO3 plus H2O। इसका एन फैक्टर कितना? 1। कैसे आया? एक ही H प्लस सब्सटीट्यूट हुआ है, एन फैक्टर 1 पक्का। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर 1, तो दोनों बराबर। और कोई? KHC2O4 का एन फैक्टर 1 कैसे है? क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन है। KHC2O4 में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? केवल एक, इसलिए उसका एन फैक्टर 1 है। फोर्थ का 2, फोर्थ का 2, हाउ मच अमाउंट फोर्थ का 2? NaOH का सॉल्यूशन है, ये है 100 ml टू नॉर्मल। इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, 2 into 0.1 लीटर, 0.1 लीटर तो 0.2 इक्विवेलेंट। NaOH का एन फैक्टर 1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? सेम, 0.2 मोल। तो मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ NaOH 0.2 मोल, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40 से, 8 ग्राम। और कोई? रेस नंबर 18, अगला होमवर्क लिखो, रेस नंबर 19। अभी देखते हैं क्लास के बाद, तब बताऊंगा। लाओ मॉड्यूल में बताओ। O1 पेंडिंग है? हाँ बताऊंगा ना। लाओ मॉड्यूल दे दो। हाँ बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में। O1 बताओ, कहां तक डिस्कस हो गया? 20 तक हो गया। 21 बताओ। 22, 22 अच्छा सवाल है। 22 देखो, O1, O1 का 22, कोई बात नहीं। CrO5 plus H2SO4, it is converted in Cr2 SO4 whole thrice plus H2O
प्लस O2, ठीक है। 1 मोल ऑफ CrO5 विल लिबरेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2? कैसे करोगे? बैलेंस करके। इसमें इक्विवेलेंट पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये CrO5 है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसमें क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें ऑक्सीजन एक -2 वाला होता है, 4 -1 वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ढूंढना आफत का काम है। हाफ रिएक्शन से बैलेंस करना पड़ेगा। इनफैक्टर भी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। और वैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे रखा है ना, क्यों परेशान हो रहे? बैलेंस करो ना, अपने आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आ जाएगा। यही तो पूछा है कि इसके 1 मोल से कितने मोल ऑक्सीजन मिलेगा, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। उसके बाद 23, 24, 25, 26 तो करा दिया आई थिंक कॉपी में। 25 देखो, 25 0.52 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड। एक डाइबेसिक एसिड है H2A, 0.52 ग्राम है। रिक्वायर 100 ml, 0.2 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। द इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। देख लिया ना मैंने, जब मैं उधर हूं तब बताया करो नालायक को। मैं देख रहा हूं उसका रेडियस कितना कवर कर रहा है वो। खोपचा भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है भैया? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करें तो इसका करना है मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या? इक्विवेलेंट मास। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखें? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 0.1। मास दे रखा है तुम्हें 0.52। पूछा क्या है? इक्विवेलेंट मास ही तो पूछा है। तो ये E और ये 0.02 हो गया सॉल्व, इजी। उसके बाद अरे जलो मत, जलते रहते हो तुम लोग बस। अरे ये बड़ा सही है यार, कह रहा सर दशहरा का हॉलीडे दो, सभी ले लो। नहीं होता। तुम्हारे में से कोई रावण है क्या? तो रावण अगर है तो उसको जलाने के लिए हॉलीडे हो जाएगा। ट्वेंटी 28, 27 देखो। 125 ml 63% वेट बाय वॉल्यूम H2C2O4। H2C2O4 है भैया, है ना, .2H2O। इसका रिएक्शन किससे करवाया? इज मेड टू रिएक्ट विद 125 ml 40% वेट बाय वॉल्यूम NaOH के साथ। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत, इसका एन फैक्टर कितना? 1। ये है 125 ml 63% वेट बाय वॉल्यूम। इसका एन फैक्टर कितना? 2। ये तो क्लियर है ना सबको? एन फैक्टर 40% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब 100 ml में 40 ग्राम, तो 125 ml में कितना? 50 ग्राम। तो 50/40 मोल हो जाएगा ये। और इसका मतलब 5/4 इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में 63 तो 125 में कितना? 100 में 63 तो 125 में 315/4 बेटर है। ये मास हो जाएगा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? 315/4 इंटू ये कितना है?
90 प्लस 36 126 मोल, और इसका एन फैक्टर 2, तो इसका हो जाएगा 315/2 इंटू 126 इक्विवेलेंट। दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ये तो हो गया भैया 1.25 इक्विवेलेंट, और ये हो गया सेम आ रहा है। थ्री 315/252। अरे कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये तो सही है ना, 315/4। मोल तो सही लिखा ना, 126 से डिवाइड होगा। इक्विवेलेंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। क्या किया मैंने? ये कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है क्या? 5/4 ही आ रहा है क्या? तो दोनों क्या है? लिमिटिंग। दोनों लिमिटिंग, खत्म हो जाएंगे। अबे मेरी बात तो सुन लो। दोनों खत्म हो गए तो बना क्या? Na2C2O4। अबे रुक जाना, अबे रुक। दोनों खत्म हो गए, क्या बना? सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किसका है? एक एसिड है, एक बेस है। ये दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है? ये या ये? ऑक्जेलिक एसिड। बताया भी, मैं पी गया था। ऑक्जेलिक एसिड अगर मैं पी चुका हूं, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है। क्या है? अगर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा उसमें किसका डोमिनेंस रहेगा? तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक। हाँ, हाँ जी बिल्कुल, बैलेंस करके भी आ जाएगा। अगर कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होता तो दोनों में से जो एक्सेस होता उसकी वजह से नेचर होता, लेकिन क्योंकि दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमने सॉल्ट का नेचर देखा कि सॉल्ट किससे बना है। सॉल्ट बना है एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो किसका डोमिनेंस रहेगा? बेस का डोमिनेंस। तो इसका नेचर कैसा रहेगा? बेसिक। हाँ, नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे। रिएक्शन हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट्स में होती है, इसका मतलब जरूर थोड़ी कि दोनों के इक्वल इक्विवेलेंट भरोगे तुम। उसके बाद 29 29 देखो, 29 25 ml ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। एक H2SO4 सॉल्यूशन है, ये कितना है? 25 ml है। रिएक्ट्स कंप्लीटली विद, किससे रिएक्ट कर रहा है? Na2CO3 से। ये है 1.06 ग्राम। ये बताओ रिडॉक्स रिएक्शन है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है? अगर नॉन रिडॉक्स है तो इसको बैलेंस करने, मतलब इसको प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसका 106 ही मोलर मास आता है, तो ये 1/100 मोल होता है। ये सॉल्ट है तो इसका एन फैक्टर कितना? 2। इसका एन फैक्टर है 2। H2SO4 की जरूरत नहीं है एन फैक्टर की। क्यों नहीं है? नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, और ये हो जाएगा मोल इंटू एन फैक्टर। तो यहां से क्या आ जाएगा? नॉर्मेलिटी। उसके बाद 28 देखो, 28 the mass of oxalic acid crystals, oxalic acid H2C2O4 dot 2H2O required to prepare 50 ml of 0.2 normal solution, required to prepare 50 ml of 0.2 normal solution। इसके इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 डॉट 2H2O इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितना है? 0.2, और वॉल्यूम कितना है? 50/1000।
ये तो इक्विवेलेंट आया। इसका एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर 2, तो इसके मोल निकाल सकते हैं क्या, H2C2O4.2H2। जिसने पूछा था वो बताओ भैया, मोल कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट पता है, मोल इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंट होता है ना, तो अगर इक्विवेलेंट पता है तो मोल कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/100, तो 1/100 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 1/200 मोल आ जाएंगे, हो जाएगा 28। एसिड बेस है ना, ये सॉल्ट किससे बना, H2CO3, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका बेसिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर, एसिड बेस रिएक्शन है। वैसे भी इसका प्रोडक्ट बनाओगे ना तो देखना किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। ट्वेंटी 29 के बाद 36 सीधे, पहले 36 देखो, the minimum quantity of H2S needed to precipitate Cu+2। ये प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है भाई, ये Cu+ बनेगा, कॉपर बनेगा, कॉपर ही डिसॉल्व नहीं होगा ना वाटर में, तो ये सीधे कॉपर बनेगा। इसने कहा दी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्लस 2, 63.5 ग्राम कॉपर प्लस 2 से कॉपर एन फैक्टर, ये 1 मोल हो जाएगा क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है 63.5, और इसका एन फैक्टर 2। H2S इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसमें कन्वर्ट होगा H2S। ये इक्वेशन इसको लिखकर देना चाहिए था, नहीं दिया है तो ये सवाल गड़बड़ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिएक्शन। तो कोई सवाल मैंने तुम्हें कॉपी में कराया होगा जिसमें H2S का चेंज दिया होगा, देखो देखो एक बार नोट्स में, H2S किस में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कोई सवाल कराया होगा। सवाल समझ में आ गया, गड़बड़ है, सवाल गड़बड़ क्यों है, प्रेसिपिटेट तो कॉपर का बन रहा है ना, नीडेड टू प्रेसिपिटेट कॉपर, ये लिखा है, किसमें मिल गया सवाल। तो H2S मैंने इसलिए नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रखा है ताकि ये सवाल क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा हुआ है और हर बार ही दिक्कत है। H2S किस में गया +4, तो इसका एन फैक्टर 6, पूछा गया इसके मोल, ए मोल मान लो, तो A इंटू 6 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो यहां से A कितना आएगा 1/3 मोल। अब हो जाएगा, इसका मास निकाल लोगे, H2S 34 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या गलत आ जाएगा, तो मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ भी ले लें अपन, तो करेक्शन कर लो। अब ये तो देखो सवाल गड़बड़ क्यों है, रिएक्शन देना चाहिए था, तो जिसने भी फ्रेम किया ना सवाल, उसने रिएक्शन कहीं देख लिया, उस रिएक्शन के हिसाब से लिख दिया, रिएक्शन यहाँ होना चाहिए था, अदरवाइज हम सवाल नहीं कर पाएंगे, देखो फैक्ट ये है। पढ़ा लें, समझ में आया ना, तो ये सॉल्यूशन में देख लेना वो सब रिएक्शन लिखी होगी, तो अगर रिएक्शन लिखी है तो नॉन रिडॉक्स जैसा तुम कह रहे हो ना, तो वो अगर CuS बन रहा है तो नॉन रिडॉक्स हो गया, क्योंकि ऑलरेडी S-2 है और CuS का प्रेसिपिटेट है, तो ये भी नॉन रिडॉक्स है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, तो सीधे सीधे कैटायनिक चार्ज देखना है, तो ये एन फैक्टर 6 नहीं आएगा यहाँ, ये A मोल हो जाएगा, इसको बैलेंस ही कर लो ना फिर सीधे यार, बैलेंस है क्या ये, तो इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल, देखो आंसर 34 ग्राम है क्या, यही रिएक्शन है, फिर लिख लो रिएक्शन वहां पे मॉड्यूल में, H2S plus Cu+2 CuS plus H2, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है ये।
डिस्प्लेस ही तो कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अरे घबरा क्यों रहा है, देंगे वो। थर्टी देखो, 30 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 के मोल A मोल मान लो, KMnO4 that will be required to react with 2 mole of ferrous oxalate FeC2O4, ये है 2 मोल। ये Fe+2 है ना, और कार्बन +3, ये किसमें चेंज होगा? Fe+2 किसमें? Fe+3 में और CO2 में, ये भी कॉपी में लिखा होगा, फेरस ऑक्सलेट। इसका इनफैक्टर, इसका इनफैक्टर, तो A इंटू 5 किसके बराबर होगा? उसके बाद 38, 38 देखो जरा, 38 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H2O2, 2H2O2 लिक्विड, ये किसमें कन्वर्ट होगा? 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। Hydrogen peroxide in aqueous solution decomposes in warming to give oxygen according to the equation. Under conditions where 1 mole of gas occupied 24 liter, ध्यान रखना 1 mole 24 liter, 100 ml of X molar solution, ये कितना है? 100 ml X molar, ये तो बैलेंस करके दे दिया, तो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं बन गया क्या? ये डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है ना, तो ये 3 लीटर ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अब देखो, ये तो मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। 100 ml X मोलर यानी 0.1 लीटर हो गया, तो 0.1 X मोल हो गया। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आता है? मोल आता है, पक्का। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल आता है। 2 मोल से कितना? तो 1 से कितना? तो 0.1 से कितना? 0.1 X बाय 2 मोल, यही होगा। मोल को वॉल्यूम में कैसे चेंज करते हैं? उसने कहा 1 मोल किसके बराबर है? 24 लीटर के बराबर। तो 3 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 3 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? 3/24 यानी 1/8 मोल। यही बोला ना उसने, 1 मोल 24 लीटर के बराबर है, तो 3 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे? ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, यानी 0.1 X बाय 2 किसके बराबर होना चाहिए? तो यहां से X कितना आएगा? 10/4। कौन सा? 39, 39 देखो, a mixture of NaHC2O4, एक मिक्सचर है, उसमें है NaHC2O4 और साथ में है KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट H2C2O4, required equal volumes of 0.2 normal KMnO4 and 0.12 normal NaOH separately। इसका पहले रिएक्शन किया किसके साथ? 0.2 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन, और इसी का रिएक्शन किया किसके साथ? ये है NaHC2O4 प्लस KHC2O4 डॉट H2C2O4, इसका रिएक्शन किया 0.12 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ। दोनों में इक्वल वॉल्यूम यूज हुआ, V वॉल्यूम, इसमें भी V वॉल्यूम। NaOH के साथ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, KMnO4 के साथ रिडॉक्स रिएक्शन, इसके साथ है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका नॉर्मेलिटी निकालने का जरूरत, सॉरी एन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, नॉर्मेलिटी दे रखा है। लेकिन यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है? ऑक्सिलेट, इसका कार्बन +3, इसका कार्बन +3, इसका कार्बन +3 से किस में जाएगा? तो इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे क्या? कितना?
इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे क्या? कितना? 4 कैसे आया? 2 इस कार्बन से, 2 इस कार्बन, यहां कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, ये क्लियर है। इसके ए मोल मान लो, इसके बी मोल मान लो, तो इसके कितने इक्विवेलेंट? 2A इक्विवेलेंट। उतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 यूज होगा। इसका कितना इक्विवेलेंट? 4B इक्विवेलेंट। इसका 4B इक्विवेलेंट, तो इतना ही इक्विवेलेंट KMnO4 होगा। KMnO4 का इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सेम ही आएगा ना, एसिडिक मीडियम है तो +2 में ही जाएगा। यानी 2A + 4B किसके बराबर होगा? 0.2 इंटू V। ये पहला इक्वेशन। KMnO4 ये A मोल लिया था, ये B मोल लिया था, ये नॉन रिडॉक्स है, एसिड बेस। इसका इनफैक्टर बताओ। 1 कैसे? एक ही H+ रिएक्ट करेगा, एक ही H+ रिएक्ट करेगा, एन फैक्टर 1। इसका एन फैक्टर 3 कैसे? एक हाइड्रोजन यहां है, 2 यहां है, एक एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर, 2 एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर, तो इसका एन फैक्टर 3। तो इसका A इक्विवेलेंट होगा और इसका 3B इक्विवेलेंट। NaOH का एन फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम, तो 3A + 3B 0.12 इंटू V, ये दूसरा इक्वेशन। 3 अननोन है अपने पास, कौन कौन से? A, B और V। तो 3 इक्वेशन चाहिए, अभी 2 ही मिली हैं। अच्छा, इसीलिए मोलर रेशियो पूछा है, क्योंकि तीसरा इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। तो क्या करें? दोनों को डिवाइड कर दो। इसलिए उसने सिर्फ रेशियो ही पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी। तो अगर डिवाइड करोगे, बहुत बहुत बधाई। तो दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो A + 3B डिवाइड बाय 2A + 4B, ये हो जाएगा 0.12 इंटू V, 0.2 इंटू V, ये कितना आएगा? 0.6, यानी 6/10, यानी 3/5। तो ये हो जाएगा 5A + 15B 6A + 12B। तो A = 3B, तो A/B 3:1। ये तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, नन भी लिखा है, नन आएगा इसका। अच्छा, बी खाली है, खाली में लिख लो 3:1। आंसर क्या दिया पीछे? डी। नन दिया तो बी क्यों फिल कर रहे हो गधेड़ो? अरे लो, थक गया यार, तब से सॉल्व करे जा रहे हैं। अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास भी आएगी ना? नहीं आएगी? लिखो, बोलो। नहीं तो ये H+ लिखो, हाइड्रोजन नहीं है वो। यहाँ देखो ना, कॉपर +2 से +2 ही है, ये H+ लिख दो यहाँ पे। H+ आएगा, H2 नहीं आएगा। अरे H+ इसलिए लिखा क्योंकि वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो कन्वर्जन के बनेंगे या फिर केमिकल रिएक्शन जो होंगे मोल कॉन्सेप्ट वाले, जिसमें मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स होता है,
या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ना। पहला हिस्सा कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कन्वर्जन, परसेंट वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी, मोलैरिटी, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, यही होता है। उसके बाद दूसरा, केमिकल रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करना, डाइल्यूशन और एलिकोट। एलिकोट समझ गए ना क्या होता है? एक लार्ज सैंपल में से स्मॉलर सैंपल को पिक करना। उसके बाद स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कन्वर्जन से और स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा ध्यान रखना 11.35 इंटू मोलैरिटी यूज करना है। और परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल समझ में आ गया था, 100 प्लस x%, और x क्या होता है? मास ऑफ वाटर इन ग्राम विच मस्ट बी एडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ्री SO3 इन H2SO4। H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वाला कर लिया था ना भाई, 40, 60, 80, 20 तो सबने आंसर दे दिया था। एक मोल फ्रैक्शन वाले भी कराया होगा, SO3 और H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कर लिया था ना। परसेंटेज लेबलिंग है, परसेंटेज हमेशा रेफरेंस क्या रहेगा? 100 ग्राम वॉल्यूम सैंपल। तो जितना भी मास दे रखा है सॉल्यूशन का, उसके लिए जो वाटर रिक्वायर्ड है तो हमेशा किसके रेफरेंस में देखना है? 100 के रेफरेंस में। एक बार फिर से कन्वर्जन सोचो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट करना है तो हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म से अगर हम तो 2 पैरामीटर निकाल पाए तो बाकी के 2 पैरामीटर ढूंढने पड़ते हैं। जैसे मोलैरिटी अगर दे रखा है 2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी मींस 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 मोल्स ऑफ NaOH मतलब 2 इंटू 40, 80 ग्राम NaOH, तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया। 1 लीटर सॉल्यूशन तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। यानी मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो हम मोलैरिटी से सीधे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन मोलैलिटी और परसेंट वेट बाय वेट नहीं निकाल सकते, या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमें क्या वहां पता था? मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा पहले। तो मास ऑफ सोल्यूट आ गया था 80 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया था 1 लीटर यानी 1000 ml। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, और सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो चारों पैरामीटर आ गए तो हम कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मोलैलिटी दिया 2 मोलल, तो 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सोल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो 2 मोल्स ऑफ NaOH ले लेते हैं हम, सपोज करो 80 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर। तो हमें मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल जाएगा 80 प्लस 1000, 1080 ग्राम। तो हम मोलैलिटी से परसेंट वेट बाय वेट हो गया, मोल फ्रैक्शन, ये सब निकाल सकते हैं, लेकिन मोलैरिटी और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। इसके लिए फिर से उसे क्या देना पड़ेगा? डेंसिटी देना पड़ेगा। क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया अपन ने, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, वहां डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चौथा पैरामीटर मिसिंग था, वो 4th पैरामीटर भी आ जाएगा। क्लियर था कन्वर्जन? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत? कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। एलिमेंट्स के मास कहां तक लर्न करें? 20 तक, 20 एटॉमिक नंबर तक। कभी कभी अगर कोई ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसको अपने आप ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बार रिपीट होंगे। हम रेस में बार बार कर रहे हैं क्वेश्चंस को, मॉड्यूल में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तुमने टेस्ट अभी तक कोई दिया या पहला ही टेस्ट दोगे? तो ऐसे सवाल तुम्हें नहीं करने चाहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर में पहले पेज के पीछे एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं हर टेस्ट में।
तो ऑनलाइन टेस्ट में पहला पेज नहीं खुलता क्या, सीधे वो टेस्ट पेपर ही आता है, सीधे सवाल। चलो कोई बात नहीं, अब उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कितना पढ़ लिया था बताओ? बैक टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन समझो। बैक टाइट्रेशन, सबसे पहला सिंपल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में क्या किया तुमने, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, पिपेट से एक नॉन सॉल्यूशन को लिया, 20 ml इसमें भर दिया, 20 ml, पता चला उसका वॉल्यूम, और क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था तो उसका मोलैरिटी भी पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक बात है। हमने उसमें इंडिकेटर के एक दो ड्रॉप ऐड कर दिए ताकि रिएक्शन का एंड पॉइंट मिल जाए। ये तो क्लियर है, एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों सेम नहीं होते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट से एक सिंगल ड्रॉप ज्यादा होता है एंड पॉइंट, यानी जब दोनों रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाते हैं उसके बाद जो एडिशनल ड्रॉप होता है उससे कलर चेंज आता है, तब हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो एंड पॉइंट जो है उसमें एक ड्रॉप एडिशनल रहता है, ये याद रखना, ये वाइवा में पूछते हैं। केमिस्ट्री का जब वाइवा होता है तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट अलग अलग टर्म्स हैं, एलिकोट समझना, ये सब पूछते हैं टर्म सारे के सारे। स्कूल बोर्ड का एग्जाम नहीं लिखोगे क्या, 12th का? सार सबके पिताजी क्या नेता हैं क्या, IAS PCS ऑफिसर होंगे कि वो जो वाइवा लेने वाला आएगा वो अपने आप ही नंबर दे देगा? अब समझ लो, अगर ऐसा है तो पढ़ने की भी कोई जरूरत। अच्छा, पिताजी ने कहा होगा बेटा देख डेस्टिन, मतलब तुझे संभालना, तो मैंने इतना एम्पायर खड़ा कर रखा है, लेकिन IIT वाला होगा ना तो मजा ही अलग आएगा ना, इसलिए तैयारी कर रहा होगा। अच्छा आप समझो ध्यान से, हाँ बोल। वो जो फिनोफ्थलीन होता है ना, वो वीक होता है, वीक, बहुत वीक वीक, तो उसको ऐड करने से उसके बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता होता तो इंडिकेटर ऐड नहीं करते, है ना, तो उससे उसका जो नेचर है इसलिए सिंगल ड्रॉप ऐड करते हैं, और वो 20 ml लेते हैं, सिंगल ड्रॉप मतलब 1 ml या 0.5 ml उस टाइप का होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 8.3 से 10। अब ध्यान से समझना, ये रखा फ्लास्क, ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, तो कलर चेंज आया, सिंगल एंड पॉइंट, अगर एक ही एंड पॉइंट आया इसको बोलते हैं सिंपल टाइट्रेशन, ठीक है, एक ही एंड पॉइंट आया सिंपल टाइट्रेशन, तो इसके इक्विवेलेंट N1V1 और जो ब्यूरेट में है उसके N2V2, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा और N2 निकालना होगा, तो N1V1 बराबर N2V2। अगर ये एसिड है, अगर ये बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड का एन फैक्टर निकाल लेना, बेस का एन फैक्टर निकाल लेना, मोलैरिटी इसका पता था, इसका मोलैरिटी निकालना है, वॉल्यूम इसका 20 ml था, इसका ब्यूरेट से पता चल जाएगा कितना आ रहा है उसकी रीडिंग देख के, तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो N1V1 बराबर N2V2, ये सिंपल टाइट्रेशन है। बैक टाइट्रेशन क्या है, तुम्हारे पास एक इम्प्योर सैंपल है जिसका परसेंट प्योरिटी निकालना है, अब उसमें कितना प्योर पार्ट है नहीं पता, कोई सॉलिड है सपोज करो, 10 ग्राम का सैंपल है, अब उसमें 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में जिसका परसेंट प्योरिटी जिसका पता है, जैसे हमें कहा कि भैया इसमें मैक्सिमम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी है, तो उसमें जो सब्सटेंस है वो कितना है वो पता करने के लिए, क्योंकि उसने कहा कि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमने एक फ्लास्क में HCl भर लिया खूब सारा, लेकिन सपोज करो 100 ml फिल कर लिया, हमेशा ज्यादा ही लेना है क्योंकि हम चाह रहे हैं उसमें जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सारा का सारा डिजोल्व हो जाए, कितना है नहीं पता था, तो हम तो मैक्सिमम ही मानकर चलेंगे,
कि हम मान के चलेंगे 100% ही इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके हिसाब से HCl फिल कर देंगे। अब क्या होगा, जो HCl फिल किया उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होकर रिएक्ट कर लेगा, CaCl2 बना लेगा। लेकिन क्योंकि उस स्पीशीज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा तो था नहीं, कम था, तो जितना था उतना HCl से रिएक्ट कर जाएगा। भाई जितना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना HCl से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन कुछ HCl बच जाएगा। अब ये जो फ्लास्क है जिसमें HCl बच गया है, अब इसमें क्या क्या बचा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा खत्म हो गया, CaCl2 है और साथ में रिमेनिंग HCl है। अब इसमें मिथाइल ऑरेंज के फिनोफ्थलीन के सिंगल ड्रॉप को ऐड कर दिया, पहला हो गया कंप्लीट। तो बैक टाइट्रेशन क्या होता है, ये जो रिमेनिंग HCl है ना, इसको कैलकुलेट, ये कितना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अब उसमें फिनोफ्थलीन ऐड कर दिया सिंगल ड्रॉप और उसका वापस से वही सिंपल टाइट्रेशन किया, किसके साथ, NaOH के साथ। तो इनिशियल जब फ्लास्क में हमने HCl भरा था तो उसका मुझे वॉल्यूम पता था 100 ml, उसका नॉर्मेलिटी भी पता था, वो तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ना जो लिया था मैंने। इम्प्योर में कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इनिशियल जो HCl भरा उसमें उसका नॉर्मेलिटी पता है, उसका वॉल्यूम भी पता है, तो N1V1 इनिशियल पता है, ठीक है। अब कितना बच गया ये नहीं पता है, एक मिनट रुक जा, कितना बच गया ये नहीं पता है, क्योंकि कुछ हिस्सा रिएक्ट कर गया, कुछ बचा रह गया। वो बचे हुए को पता करने के लिए हमने उसमें वापस फिनोफ्थलीन डाला सिंगल ड्रॉप और वापस से रिएक्शन किया। सपोज करो NaOH जो कंज्यूम हुआ उसका भी, वो भी स्टैंडर्ड था, उसका नॉर्मेलिटी पता था, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम V2 यूज हुआ और N2। तो जो रिमेनिंग HCl है उसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल टाइट्रेशन NaOH की हेल्प से। तो NaOH के जो इक्विवेलेंट होंगे वही किसके इक्विवेलेंट होंगे, रिमेनिंग HCl के। इनिशियल इक्विवेलेंट पता था HCl के, लिया था हमने N1V1, रिमेनिंग के पता चल गए, किसकी हेल्प से, NaOH की हेल्प से। कितने आए, तो इनिशियल N1V1 लिए थे, बच गए N2V2, तो ये N1V1 इनिशियल थे, N2V2 बच गए, तो ये बाकी जो खत्म हो गए वो कितने हैं, N1V1 माइनस N2V2, ये खत्म किसके साथ हुए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, जो यूज होगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जितना HCl यूज होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उतने ही इक्विवेलेंट क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो प्योर पार्ट है उसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एन फैक्टर से डिवाइड करके क्या आ जाएंगे, उसके मोल, फिर उसका मास आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, यानी एक इम्प्योर सैंपल है उसमें परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं, या फिर कोई भी एक्सेस अमाउंट है जो रिएक्शन के बाद बच जाता है, दैट एक्सेस अमाउंट, उस एक्सेस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं। ये क्लियर है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी किया था अपन ने, सिर्फ कहानी लिखी थी। हाँ, हम्म 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 कुछ भी नहीं होगा, NaOH हमेशा पहले एसिड से ही रिएक्ट करेगा, सॉल्ट से नहीं करेगा, है ना। अगर रूम में एक मजबूत लड़का खड़ा है और एक दुबला पतला खड़ा है और लड़ने वाला कोई मजबूत एंटर हो रहा है ना, तो मजबूत वाला मजबूत से ही लड़ता है, कमजोर वाले से कौन लड़ेगा, तो वैसे ही मर जाएगा। नहीं है बात समझ, ये हमेशा ध्यान रखना। एसिड बेस में मान लो एक कंटेनर है, उसमें HCl है और HCl के साथ एक वीक एसिड मिक्स है, एसिड, तुम तो सॉल्ट कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ एसिड मिक्स है, HCl के साथ ऑक्जेलिक एसिड मिक्सचर में है, और तुमने NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया, ये डबल टाइट्रेशन में आएगा। तो NaOH सबसे पहले केवल HCl से रिएक्ट करेगा, H2C2O4 से नहीं, यानी HCl से रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा जब HCl, तब जाकर किसका नंबर आएगा, ऑक्जेलिक एसिड का। यानी अगर दो फाइटर रूम में है, एक बहुत स्ट्रांग है और एक वीक है, और कोई स्ट्रांग उससे लड़ने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले किससे लड़ेगा, स्ट्रांग से। जब उसको हरा देगा पूरा, तब किसका नंबर आएगा, वो जब तक भाग चुका होगा। वीक बेस क्यों लेंगे, वो स्ट्रांग से रिएक्ट करेगा ना, हमेशा रिएक्शन पहले, यार तुम सोच के देखना,
लड़ाई लड़ने के लिए दो पहलवान है, तो पहले किसकी हिम्मत होगी लड़ने की? कमजोर वाले की। तो बाहर से कोई भी आए, पहले इधर से कौन लड़ेगा? स्ट्रांग वाले लड़ेगा। बाहर से चाहे स्ट्रांग आए चाहे वीक आए, वो थोड़ी कहेगा, स्ट्रांग वाला कहेगा ले तू जा लड़ यार। ऐसे थोड़ी होता है। स्ट्रांग का मतलब है कि वही जाएगा पहले फाइट में। लो मॉड्यूल दो तो। अरे कॉन्सेंट्रेशन तो समझ में आ गया ना। इडियोमेट्री पक्का सच बोल रहे हैं अपन। सच बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से मेरा कोई नुकसान, किसका नुकसान है ना, ध्यान रखना है। और नंबर पूरे ही आने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिकल बहुत ही आसान है। अगर तुम ईमानदारी से एक एक सवाल करते जाओगे, समझ के पूछो, या मेरे से सारे सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल एक बार सॉल्व हो जाए तो वो तुमसे होना चाहिए, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो जब क्यों पता चल जाएगा ना, खुद से सॉल्व करने लगोगे। यानी अगर मैंने कोई स्टेप लिखा, तो वो स्टेप क्यों लिखा, क्या हुआ ऐसा कि वो n फैक्टर 2 आया या 1 आया, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये नॉन रिडॉक्स, ये कैसे पता चला। ये सब जब तुम करने लग जाओगे, तो तुम्हें एक भी सवाल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और सबसे जरूरी बात तो ये कि इंग्लिश भी आनी चाहिए, यानी सवाल पढ़ करके स्टेप्स समझ में आने चाहिए। और चाहे मोल हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, ईडियोमेट्री हो या रिडॉक्स हो, इक्वेशन लिखना है पहले। इक्वेशन लिख लोगे तो सवाल बन जाएगा। यानी सवाल को पढ़ करके इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि क्या लिखना है। इक्वेशन लिखो। फिर इक्विवेलेंट में तो तुम्हें एन फैक्टर निकालना ही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऐसी रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, है ना, तो वैसा ही कुछ है, तो एन फैक्टर इजीली निकल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर कोई ऐसा आ गया जो हमने नहीं पढ़ा है और हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हाफ रिएक्शन मेथड से उसका एन फैक्टर निकालो। उसमें टाइम नहीं लगता है। तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कि टाइम लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, छोड़ना नहीं है और डर भी नहीं बिठाना, ये भी ध्यान रखना। किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अभी इनिशियल स्टेज है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर से बात करो और पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जिसमें मार्क्स नहीं आते जनरली हम उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है, ये तुम्हारे होगा 2 साल के करियर में यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है। हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को फेवरेट ही मानना है, क्योंकि दिमाग में कहीं तुमने बिठा लिया ना कि यार ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आता है, या इन सर का मुझे थोबड़ा पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, वो तुम्हारा दिमाग ही जो है ना, वो तुमने उसको मैसेज दिया और वो दिमाग फिर उसको कंटिन्यूअसली घुमाता रहेगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो होगा ना उस सब्जेक्ट से खत्म हो जाएगा, और इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आती ना, तो दिमाग को, अपने ब्रेन को ये काम देना है, एक्स्ट्रा बर्डन, कि नहीं मुझे आता है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं या इतनी इंटेलिजेंट हूं कि ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। किसी भी चीज से भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। मेहनत करो और लगो। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो और पढ़ो, उसे खुद से पढ़ो। लिटरेचर खूब सारे हैं, सर से मांगो सर ऐसा कुछ और प्रोवाइड करो ताकि मुझे ये चीज समझ में आ जाए। मतलब जो 11th का है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। और पूरा करने से मतलब ये नहीं कि घिस रहे हैं, शीट सॉल्व टिक, रे सॉल्व टिक, सॉल्यूशन नहीं बनाने हैं। समझना है कि ये सवाल कैसे हो रहा है। बहुत सारे सवाल सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो सवाल कर रहे हो वो समझ के करो कि कैसे हो रहा है। तो अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तो सारे सवाल बनने लगेंगे। तो कई स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि सर और बताओ ना, कोई बुक का नाम बताओ सर, मेरे पास टाइम रहता मैं और बुक करूंगा और ये करूंगा। नहीं, मैं कहता हूं कि जो कर रहे हो अगर तुम्हारे पास टाइम है, उसी को कम से कम 3 बार करो, उन्हीं क्वेश्चंस को।
और पढ़ाई करते टाइम बोर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बोर नहीं होना है। यानी तुमने अगर ये कंसंट्रेशन टर्म का मॉड्यूल एक बार बना लिया है ढंग से, और तुम्हें पता है तुम्हारे पेपर में आ रहा है, या आइडियोमेट्री बना लिया है या मोल बना लिया है, तो कम से कम S1 तो फिर से लगाया करो सारे। S1 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि S1 में हर छोटे छोटे टॉपिक जितने होते हैं ना उस चैप्टर के, उस सबका कवरेज होता है। वो कवरेज S2 में नहीं होता। सिर्फ S1 और O1 दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हर आर्टिकल का कवर होता है। O2 भी अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से O2 होती है, लेकिन O2 में भी हर पार्ट कवर नहीं होता। तो पहले प्रायोरिटी में S1 रखा करो, क्योंकि अगर तुमने S1 लगा लिया ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं ना वो सारे कवर हो जाएंगे। यानी अब वो कहीं से भी पूछे तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का कवरेज S1 में है। जब S1 कर लोगे अच्छे से, 3 बार कर लिया, उसके बाद O2 पर शिफ्ट हो जाओ। O2 में पैराग्राफ मिलेगा मोर देन 1, है ना। तो जब तुम S1 ढंग से कर लोगे ना तो अपने आप O2 के देखना तुम्हारे मोर देन 1 भी सही होने लग जाएंगे। और मैं S1 पर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि अब पैटर्न जो है वो सब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में फर्क ये होता है कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं और हमारा आंसर आया और 4 ऑप्शन में से कहीं नहीं दिखा, तो हम फिर से ट्राई करते हैं। हमें पता है सवाल तो होना है, क्योंकि हमें आता है। आंसर मैच नहीं करा तो कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर करा होगा, और आंसर मैच कर जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि चलो हो गया। यानी हमारे को बताने वाला है कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, वो 4 ऑप्शन। लेकिन इंटीजर में दिक्कत ये हो गई सब्जेक्टिव में कि जो तुमने आंसर निकाला वो सही है या गलत है ये बताने वाला कोई नहीं है। यानी तुमने हो सकता है कैलकुलेशन एरर कर दिया हो, या हो सकता है कॉन्सेप्चुअल एरर किया हो, यानी कहीं भी गलती करी हो, उस गलती को बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब वो 4 ऑप्शन नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो चैलेंज है वो रिलेटिवली टफ है पुराने बैचेस जो थे ना उनसे, जिनका केवल ऑब्जेक्टिव ही आता था पेपर। अब या तो बगल वाले से पूछो, और बगल वाले का भी सेम आंसर मैच कर जाए तो खुश हो जाओ, बात सही है। सेम आंसर मैच इंटीजर में नहीं करता है जनरली, और अगर आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब सही, मतलब कोई ना कोई कंफर्मेशन होना चाहिए कि जो तुमने किया वो सही है। लेकिन बगल वाला तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो और पता चले उसने बोला 8 और उसका सही है, अब या तो उस पर भरोसा कर लो या तुम खुद पे करो कि वह गलत बता रहा है ना। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्टिव ही करो, ताकि सब्जेक्टिव और सॉल्व करो, ऐसे हवा में मत करो। कई स्टूडेंट होते हैं वो, अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ये मत डालो आदत। लिखो पेन से, उससे क्या होगा तुम्हारी हैबिट बढ़ेगी। और हमेशा कम से कम 3 घंटे एक साथ बैठने की हैबिट होनी चाहिए चेयर पे, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे की सिटिंग होनी ही चाहिए एक बार में। तो कुछ भी पढ़ो, बैठे हो, कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और तुम्हें लगता है उस 3 घंटे में तुम्हें थकान होती है, पानी पीना होता है, तुम्हें पता है पेपर के टाइम कुछ नहीं मिलता है। पानी पीने कौन जाता है 3 घंटे में? 3 सवाल हो जाएंगे उस टाइम। अरे ये कह रहा है पानी पीने निकल जाएंगे। जब पेपर होता है ना उस टाइम कुछ भी याद नहीं आता है, ये सब याद रूम पर ही आता है अपने। कमर भी ऐसे होने लग जाती है, अरे यार बहुत बैठ लिए। फिर भूख भी लगने लग जाती है, ढूंढते हैं चिप्स कहाँ गए यार, प्यास भी लगने लग जाती है। पेपर के टाइम दिमाग में सिर्फ पेपर रहता है, तो वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करो। कोई लोड नहीं लेना है, सिंसियर होना है, बस ये ध्यान रखो। सिंसियर रहोगे तो अपने आप बहुत इजी लाइफ है, और सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। लिखो जरा एक, यही सवाल कर लेते। 33 है S1 का। 50 ग्राम of a sample of calcium hydroxide is dissolved in 50 ml 0.5 normal HCl solution.
the excess of HCl was titrated with 0.3 normal NaOH. The volume of NaOH used was 20 cubic centimeter. Calculate percent purity of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एक और लिख लो. 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट were dissolved in 250 ml 1 molar HCl. What volume of 2 molar KOH solution would be required to neutralize excess HCl. देख लो आंसर. लिख लिया. मॉड्यूल में देखो. देखो सबसे पहले ये 50 ग्राम का सैंपल है. ये है इम्प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. परसेंट प्योरिटी होता है मास ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100. यही होता है. यानी हमें मास ऑफ प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट करना है. अब उसके लिए क्या करेंगे, एक कंटेनर में हमने लिया 50 ml 0.5 नॉर्मल HCl और इसमें इसको डिसॉल्व कर दिया. अब कौन रिएक्ट करेगा? ओनली प्योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with HCl सॉल्यूशन. यानी हमारे पास जो पहला रिएक्शन होगा वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जो प्योर पार्ट है, वो HCl से रिएक्ट करेगा, CaCl2 + 2H2O बनेगा. रिएक्शन बैलेंस करके लिखने की जरूरत नहीं है. फाइनल प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखना है?
क्योंकि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। मैंने शुरू से कहा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ रेडॉक्स में पता होना चाहिए ताकि हम एन फैक्टर निकाल सकें। इसकी भी बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। इसका एन फैक्टर होता है 2। ये 0.5 नॉर्मल 50 ml है, तो ये हो जाएगा 25 मिली इक्विवेलेंट लिया था, 25 मिली इक्विवेलेंट लिया था। अब उसके बाद क्या बोला, ये तो पहला पार्ट हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां देखो क्या लिखा, द एक्सेस ऑफ HCl was titrated with, यानी ये क्या है, एक्सेस में है, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है पहली रिएक्शन के बाद HCl का, उसका टाइट्रेशन किसके साथ किया, NaOH। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0.3 नॉर्मल है और इसका 20 ml यूज हुआ, तो 6 मिली इक्विवेलेंट। रिएक्शन हमेशा इक्विवेलेंट्स में होती है, तो अगर ये 6 मिली इक्विवेलेंट था तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 मिली इक्विवेलेंट। यानी यहां पर 25 लिया था, 6 बच गया, तो 19 मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ यहां तक, ये क्लियर है सबको। अगर ये 19 मिली इक्विवेलेंट यूज हुआ तो ये भी कितना होगा, 2 से डिवाइड करके 19/2 मिली मोल आएगा। तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/2 इंटू 1000 से डिवाइड किया, क्यों, मोल में कन्वर्ट करने के लिए, और 74 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मास आ जाएगा। यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी। अगला देखो, इसमें कोई परसेंट प्योरिटी का नहीं है। इसने कहा हमारे पास कंटेनर में 10 ग्राम यानी 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था। 10 ग्राम का मतलब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट था। इसमें हमने 250 ml 1 मोलर HCl मिला दिया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वापस नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एन फैक्टर 1, ये है 1 मोलर 250 ml, यानी 1/4 मोल, और कैल्शियम कार्बोनेट है 0.1 मोल। इसका एन फैक्टर कितना, 2, तो ये 0.2 इक्विवेलेंट, और ये कितना 0.25 इक्विवेलेंट। दोनों में एक्सेस में कौन है, HCl। 0.2 इक्विवेलेंट है कैल्शियम कार्बोनेट और HCl है 0.25 इक्विवेलेंट। ये क्लियर है, रिएक्शन हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट्स में होती है। तो ये LR हो जाएगा और ये एक्सेस हो जाएगा, तो रिएक्शन के बाद कितना बचेगा, ये 0.05 इक्विवेलेंट बचेगा। अब ये HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH से। तो ये जो रिमेनिंग HCl है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH से। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये अगर 0.05 इक्विवेलेंट है और KOH दिया है 2 मोलर, इसका वॉल्यूम, इसका एन फैक्टर 1, दोनों के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ KOH के। इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा 0.05 और ये होगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, तो 0.05/2 लीटर, यानी 0.05 इंटू 1000/2 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा ये,
25 ml कर सकते हैं बैलेंस करके। फिर वो पता होना चाहिए CaCl2 + H2 बैलेंस करके करेंगे क्या। उसके बाद वाला 34। ये क्लियर है। 35 वाले भी लिख ही लो। नेक्स्ट एग्जांपल 20 ग्राम of a sample of barium hydroxide is dissolved in 10 ml 0.5 normal HCl solution. The excess of HCl was titrated with 0.1 normal NaOH. The volume of NaOH used was 20 cubic centimeter. Calculate 137 percentage of BaOH whole twice calculate percentage of BaOH whole twice in the sample. बेरियम का एटॉमिक मास है 137। हो गया। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास कितना सैंपल है 20 ग्राम BaOH होल ट्वाइस। उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड। सेम सवाल है। परसेंट प्योरिटी निकालना है, परसेंटेज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। यानी हमें किस पर फोकस करना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसके लिए क्या किया इसने, एक कंटेनर में 10 ml 0.5 नॉर्मल HCl लिया और इसमें ये बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको मिला दिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया, रिएक्शन क्या होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो इसका प्योर पार्ट है, वो HCl से रिएक्ट करेगा। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्रोडक्ट लिख रहे हो तो मोल से कर लो सवाल।
इक्विवेलेंट से क्यों करना है, ठीक है, मोल से कर लेना। तो इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 1, ये 10 ml 0.5 नॉर्मल, यानी ये 5 इक्विवेलेंट हो गया, और ये ए मोल मान लेते हैं, ये एक्सेस दिया। दूसरा, ये जो रिमेनिंग है HCl, इसका रिएक्शन किसके साथ किया, NaOH के साथ। सॉरी, मिली इक्विवेलेंट, 5 मिली इक्विवेलेंट। NaOH कितना दिया, 0.1 नॉर्मल 20 ml, यानी ये 2 मिली इक्विवेलेंट हो गया। प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है प्रोडक्ट लिखने की जरूरत, नॉन रिडॉक्स है। ये 2 मिली इक्विवेलेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मिली इक्विवेलेंट। कितना लिया था, 5, कितना बच गया, 2 बच गया, तो 3 मिली इक्विवेलेंट क्या हुआ होगा, यूज हुआ होगा। ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 होगा ना, तो 2A इक्वल टू 3, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मिली मोल आएगा। तो पता चल गया उसका, यानी मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 1.5 बाय 1000 मोल। तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 1.5 अपॉन 1000। इसका मोलर मास कितना है, 137 तो बेरियम ही है, और ये 34, 171, ये मास आ गया, यहाँ रख दो, परसेंट प्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, हाँ समझ गया भाई, समझ गया, इंटेलिजेंट हो तुम लोग क्या। अच्छा, मॉड्यूल का ही है ना सवाल, समझ में आया थोड़ा थोड़ा बैक टाइट्रेशन। मैं क्या कह रहा, नया कुछ था। तो सिंपल टाइट्रेशन तो सिंपल है, N1V1 बराबर N2V2। बैक टाइट्रेशन में बस एक स्टेप बढ़ा दिया, बैक टाइप, अबे पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब बंद मत करो। बैक टाइट्रेशन में एक स्टेप बढ़ा दिया, तो सिंपल टाइट्रेशन एक सिंगल स्टेप है, बैक टाइट्रेशन में हमें एक दूसरा रिएक्शन में लिखना पड़ेगा उसके सपोर्ट में, जो पहले रिएक्शन से जो एक्सेस अमाउंट है उसको डिटरमिन करे कि भैया कितना बचा था। ये क्लियर है। अब एक नोट लिखो, केस ऑफ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन, केस ऑफ सीक्वेंशियल एंड पैरेलल रिएक्शन। मैंने क्या बोला था कि जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर भी केमिकल रिएक्शन है, बस यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन है। तो जिस टाइप की प्रॉब्लम, मिक्सचर वाली प्रॉब्लम उधर थी तो करी भी यहां पर ने मिक्सचर वाली प्रॉब्लम, वही मिक्सचर वाली प्रॉब्लम इधर भी आएंगी, और सीक्वेंशियल रिएक्शन वाली प्रॉब्लम्स इधर भी आएंगी। तो अब जो पोर्शन बचा हुआ है वो सीक्वेंशियल वाला है। देखो, अगर हम टाइप 1 की बात करें, सीक्वेंशियल रिएक्शन, या इसको सीरीज रिएक्शन भी बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन या फिर इसको सीरीज रिएक्शन भी बोलते हैं। बैक टाइट्रेशन क्लियर है ना सबका, किसी को कोई डाउट, सच बोल रहे हैं अपन ऑनलाइन में। बढ़िया, चलो अब जरा ध्यान से देखो, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, पहला रिएक्शन, उसमें प्रोडक्ट में से कोई कंपोनेंट होगा वो अगला रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, यही होगा सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, O3 प्लस KI, ये -1 है, ये 0 है, ये बना O2 प्लस O-2, O3 कन्वर्ट हुआ O2 प्लस O-2, और KI कन्वर्ट हुआ I2 में। ठीक है, एग्जाम्पल 1,
ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में ये जो I2 था, नाउ दिस I2 रिएक्ट विद हाइपो सॉल्यूशन। Na2H2O3 को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। I2 प्लस Na2H2O3, ये सब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ये कन्वर्ट हुआ NaI प्लस Na2S4O6, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब ये क्या ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जांपल है? कैसे? I2 की वजह से। I2 की वजह से ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो, जब सीक्वेंशियल रिएक्शन होता था मोल कॉन्सेप्ट में, तो हम जितने मोल ये बनता था उन्हीं मोल्स को एज इट इज यहां पर रख लेते थे, क्योंकि एटम कंजर्व रहते हैं। तो जितने मोल I2 बनेगा उतने मोल I2 यहां रख सकते हैं। लेकिन क्या इक्विवेलेंट में ऐसा कर सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट ये बना I2 उतने ही इक्विवेलेंट इस रिएक्शन में रख सकते हैं क्या? कब रख पाएंगे? जब दोनों रिएक्शन में I2 का इनफैक्टर सेम और अलग अलग हुआ। तो फिर क्या करें? अरे यार, इंटेलिजेंट लड़के हो, तो क्यों लिखा ये टॉपिक जब पता ही था तुम्हें? बस इतना ही लिखना है। तो आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो सीक्वेंशियल रिएक्शन के होंगे, यानी यहां इसके इक्विवेलेंट से ये इक्विवेलेंट, और ये इक्विवेलेंट ये तभी लिख पाएंगे जब दोनों के इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम हो। अगर अलग हैं तो क्या करेंगे? उस इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट। तो इसको समझ लो पहले। जैसे O3 का इनफैक्टर O2 प्लस O माइनस 2 कितना आएगा? 2। I2 0 से -1 और 2 ऐसे हैं तो इसका इनफैक्टर 2। यहां 0 से -1, इसका इनफैक्टर 2, +2 से +2.5। अब होगा क्या, तुम्हें O3 के इक्विवेलेंट या O3 के मोल पूछेंगे और दिया ये रहेगा, इसका नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम गिवन होगा और इसकी हेल्प से ये पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर है? क्या इसके इक्विवेलेंट को यहां लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों जगह इनफैक्टर सेम, और इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर। इसका मतलब ये सारे बराबर नहीं है। तो यहां मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या कि इक्विवेलेंट ऑफ O3 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3? क्या लिख सकते हैं क्या? ये कब लिख सकते हैं? सिंस n factor of I2 in both the reactions n factor of I2 in both the reactions is same, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ जेईई एडवांस का क्वेश्चन लिखा मैंने तुम्हें। O3 I2 प्लस Na2S2O3। लेकिन अगर I2 का इनफैक्टर दोनों रिएक्शन में अलग होगा, बट इफ n factor of common species will be different in both the reactions, then convert it in moles। जैसे एग्जाम्पल 2, n factor of common species is different। यहां लिख लेना एग्जाम्पल 1 में n factor of common species is same।
कॉमन स्पीशीज का इनफैक्टर सेम था तो हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीधे सीधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो क्या करें? जैसे एक रिएक्शन लिखा, स्टेप 1 KiO3 प्लस 5 Ki माइनस 1 I2 0। स्टेप 2 I2 प्लस Na2S2O3 gives NaI plus Na2S4O6 plus 2.5 minus 1 plus 2 0। I2 का n फैक्टर कितना है इस रिएक्शन में? 2, इसका 1, ये I2 का 5, सॉरी I का, और I2 देखो I माइनस और I2 से I प्लस 5, N1 इक्वल टू 2, N2 इक्वल टू 10। I2 डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी 5/3। अब दोनों जगह I2 का n फैक्टर सेम नहीं है, क्या करें? तो अगर हमें इसका नॉर्मेलिटी और इसका वॉल्यूम दे रखा है, पहले समझ लो बाद में छाप लेना, मैं इसको वैसे भी यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में भी, अपन इसी जगह से हमेशा यही करते हैं, तो इसी जगह से स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? NV इक्विवेलेंट, तो इसके इक्विवेलेंट भी NV हो जाएंगे ना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट में होती है। लेकिन क्या ये NV इक्विवेलेंट वो रख सकते हैं वहां पे? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? तो NV को 2 से डिवाइड करो तो NV/2 मोल्स हो जाएंगे, तो ये NV/2 मोल्स हो जाएंगे, NV/2 मोल्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5/3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 NV/6 इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 5 NV/6 इक्विवेलेंट, और 5 से डिवाइड कर दोगे तो NV/6 मोल हो जाएंगे इसके। देखो नहीं आया समझ में? तो यहीं से फिर स्टार्ट करना है। रेस 19 में इस टाइप के क्वेश्चन है, ट्राई करोगे? डरोगे तो नहीं? ज्यादा ज्यादा क्या होगा? तो रेस 19 कर लेना, ठीक है? शीट में से कुछ नहीं, सिर्फ रेस 19। अच्छे सवाल हैं, इस टाइप के मिलेंगे, फोकस रखना, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिखोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है? रेस नंबर 19 डिस्कस करेंगे।